यह कितना अद्भुत है कि हम सब जल्दी ही माँ बनने वाली है। यह महल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। मुझे खुशी है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मेरे गर्भ में। अरे तुम्हें हमेशा ही चिंता करने की आदत है। उस पहले आदमी का फल सबके लिए वरदान था, तुम्हारे लिए भी होगा। शायद तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि बिल्ली ने तुम्हारा फल चख लिया। संभल जाओ, कहीं तुम्हारा बेटा भी बिल्ली जैसी आदतें न अपना ले। सभी रानियां जोर से हंस पड़ती हैं। छोटी रानी थोड़ा असहज महसूस करती है और वहां से उठकर अपने कक्ष की ओर चली जाती है। महल की बाकी रानियां छोटी रानी की चिंताओं को मजाक में उड़ा रही थी। मुझ पर उपकार करो, जल्दी से बाहर निकालो। किशोर बिना कुछ सोचे समझे उस खरगोश को कुएं से बाहर निकालता है। देखते ही देखते वह खरगोश रूप बदल लेता है। वह एक सिद्ध साधु था। सभी रानियों ने स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। महल में उत्सव का माहौल है। राजा वीरेंद्र बेहद खुश हैं। लेकिन छोटी रानी को जन्म हुआ नेवले का। अजी सुनिए, घर में एक दाना खाने का भी नहीं बचा है। तुम बच्चों को और कितनी देर भूखा रखोगे? अरे मैं जानता हूँ भाग्यवान, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ? आजकल गांव में कोई काम भी तो नहीं मिलता। जरा जल्दी सोचो, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हम तो बिना खाने का गुजार सकते हैं, पर उनका क्या? तुम सही कहती हो। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं धन कमाने के लिए दूसरे राज्य जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा पेट नहीं सोने दूंगा। शायद दूसरे राज्य जाकर मेरी किस्मत बदल जाए। पर तुम इतनी दूर कैसे जाओगे? रास्ते में कोई खतरा हो सकता है। हाँ, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अच्छा, मैं कुछ जरूरी चीजें लेकर निकलता हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। यहाँ की चिंता मत करो, मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगी। घर से कुछ सामान लेकर किशोर बाहर निकल जाता है, पर उसे बच्चों की याद सताए जा रही थी। कहते हैं किसी भी राजा की सबसे बड़ी संपत्ति उसका विशाल राज्य और उसका वंश होता है, लेकिन जब तक वंशज का सपना अधूरा रहता है तब तक राजा का जीवन अधूरा ही लगता है। यह कहानी है राजा वीरेंद्र और उनकी 7 रानियों की, जिनकी गोद अब तक सूनी थी। राजा वीरेंद्र अपने शाही दरबार में उदास मुद्रा में टहल रहे हैं। 7 रानियां अलग अलग कोनों में खड़ी हैं। उनके चेहरे पर उदासी की परछाई साफ झलकती है। यह राज्य, यह धन दौलत, यह शौहरत सब व्यर्थ लगता है जब अपना खून आगे बढ़ाने का सपना अधूरा रह जाए। 7 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई संतान का सुख नहीं मिला। महाराज, हमने हर यज्ञ, हर व्रत कर लिया, हर देवता से प्रार्थना कर ली, लेकिन लगता है कि हमारे भाग्य में संतान का सुख ही नहीं लिखा। अरे ये रास्ता तो बड़ा ही सुनसान है, पता नहीं कितनी दूर और चलना होगा। घर में कुछ खाने को भी नहीं है, जो कुछ था वो मैं अपने साथ ही ले आया। हाय रे गरीबी। सूरज सर पे था। किशोर भरी दोपहर में चला जा रहा था। उसे घर की मजबूरी यहीं से दिख रही थी। थोड़ा पानी मिल जाए तो काम बन जाए। इतनी गर्मी में गला सूख गया है, बस कहीं अब पानी मिल जाए। तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है। अरे ये तो कुआं है, शायद इसमें पानी होगा। चलो चलकर देखता हूँ। किशोर ने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के अंदर एक खरगोश फंसा था। वो पानी में डूब रहा था। वह खरगोश किशोर से मदद की गुहार लगाता है। अरे बड़े अच्छे समय पर आए हो, मेरी जान बचा लो। अब जल्दी से मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ, मेरी हालत खराब हो रही है।
मुझ पर उपकार करो, जल्दी से बाहर निकालो। किशोर बिना कुछ सोचे समझे उस खरगोश को कुएं से बाहर निकालता है। देखते ही देखते वह खरगोश रूप बदल लेता है। वह एक सिद्ध साधु था। किशोर उसे देख डर जाता है। साधु दिलासा देते हुए कहता है, डरो मत किशोर, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। वो कैसे बाबा, और आप कौन हैं? मैं एक सिद्ध संत हूँ। आने जाने वाले लोगों की मदद करता हूँ। मेरी समस्या का क्या समाधान है? संत महाराज, मैं तो गरीब आदमी हूँ। मेरे बारे में आप जानते ही हैं। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया मुझे सही राह दिखाएं। मैं सब जानता हूँ वत्स। पड़ोस के राज्य के राजा वंश की इच्छा में बहुत दुखी है। तुम उनकी मदद कर सकते हो। मदद? पर कैसी? उस राजा की 7 पत्नियां हैं, पर किसी पर भी अभी संतान नहीं हुई। उन्हें संतान सिर्फ एक फल खाकर ही हो सकती है, और वो फल 1 कोश दूर एक गुफा में है। वहां जाने पर वो फल तुम्हें मिलेगा। तुम उस राज्य जाओ और उस राजा को कहो कि वो फल तुम ला कर दोगे। बदले में वो राज्य तुम्हें क्या देगा? ठीक है संत बाबा, पर वो फल मिलेगा कहाँ? कृपया मुझे उस फल तक जाने का रास्ता बता दें। वसंत किशोर को उसे फल के बारे में बताता है कि उसे फल कहाँ और कैसे मिलेगा। ठीक है, तुम समझ गए ना? जी हाँ संत बाबा, मैं समझ गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। किशोर राज्य में उस राजा के पास जाता है। कहाँ जा रहे हो? रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे महाराज से मिलना है। मेरा मिलना बहुत ही जरूरी है। कृपया मुझे महाराज से मिलने दिया जाए। सिपाहियों की आवाज सुन तभी मंत्री जी आते हैं और मामले का मुआयना करते हैं। क्या बात है भले आदमी, तुम क्यों महाराज से मिलना चाहते हो? मंत्री जी, मैंने सुना है महाराज अपने राज्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर आप मुझे महाराज से मिलवाए तो मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अगर तुम सच बोल रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे महाराज से मुलाकात करवाता हूँ। मंत्री जी किशोर को महाराज से मिलवाने ले जाते हैं। क्या बात है मंत्री जी, और यह आदमी कौन है? महाराज, ये भला आदमी पड़ोस राज्य से आया है। इसका कहना है कि ये आपको संतान सुख प्राप्त करवा सकता है। अच्छा, तो कहो भले आदमी, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपका दुख मुझसे सहा नहीं गया। भगवान ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इजाजत है? बोलो भले आदमी, तुम कैसी मदद कर सकते हो? महाराज, मुझे रास्ते में एक ऋषि मिले थे। उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। उन्होंने कहा है, यहाँ से दूर कैलाश की ओर एक गुफा में सुंदर वृक्ष का फल अगर आप रानियों को खिलाएं तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है, मगर उसे लाना बहुत मुश्किल है। रास्ते में बहुत अड़चन आएंगी। तो क्या तुम वो फल नहीं ला सकते? ला सकते हैं महाराज। अगर आप मेरी जरूरतों का सामान दें तो मैं वहां उन खतरों से बच उस फल को ला सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सभी सामान मिल जाएंगे और तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी मिलेगा। हम तुम्हें भोजन, पानी और एक घोड़ा देंगे। अगर यदि कोई और सहायता चाहिए हो तो बताओ। बस इतना ही पर्याप्त है मंत्री जी। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। किशोर राजमहल से विदा लेता है। प्रजा और दरबारी उसके साहस पर हैरान थे। किशोर राज्य से एक घोड़ा और जरूरतों का सामान लेकर उस फल को लाने निकल जाता है। कुछ दिन की यात्रा के बाद किशोर पहाड़ियों से होकर बर्फीली इलाका पर कर लेता है और फिर वह मधुर नदी के तट पर पहुंचता है। यह नदी क्रिस्टल जैसी साफ थी। आसमान के बादल उसमें साफ दिख रहे थे, पर उस नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था।
नदी के किनारे उसे एक बूढ़ा मछुआरा मिलता है जो छोटी नौका के पास बैठा हुआ था। किशोर वहां पहुंचता है और इसके आगे जाने का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। क्या यह खवैया मुझे नदी पार करवाएगा? किशोर उस खेवैया के पास जाता है और कहता है, हे खवैये, क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगे? कैसी बात कर रहे हो भाई? मैं यहाँ इसीलिए तो बैठा हूँ। आओ चलो मैं तुम्हें नदी पार करवाता हूँ। खेवैया उसे नदी पार करवाता है। किशोर नौका से उतरकर उस गुफा की जाता है। वहाँ एक सुंदर और चमचमाता हुआ वृक्ष उसे दिखाई देता है जिस पर सुंदर सुंदर फल लगे हैं। जैसे ही वह फल तोड़ने जाता है, उस वृक्ष से आवाज आती है, है मानव, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ फल लेने आया हूँ। मुझे एक ऋषि ने यहाँ भेजा है। अगर तुम्हें ये फल चाहिए तो तुम्हें अपनी कोई पसंदीदा वस्तु मेरे पास छोड़नी होगी, तभी तुम यहाँ से ये फल ले जा सकते हो। ठीक है, मैं अपनी शादी की अंगूठी रख लेता हूँ। मेरे लिए ये बहुत प्रिय है। किशोर अपनी अंगूठी वहीं रख देता है और फल को तोड़ लेता है। तभी फिर से वह वृक्ष बोलत है, तुमने अपनी प्रिय वस्तु मेरे पास छोड़ी जो मेरे किसी काम की नहीं है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम ये अंगूठी लेकर जा सकते हो। और एक बात याद रखना, इस फल को कोई भी कभी झूठा ना कर पाए। अगर यह फल झूठा हुआ तो खाने वाले के साथ कुछ भी हो सकता है। यह फल कोई आम फल नहीं है। इस फल को बड़े आराम से रखना। वृक्ष की बात सुन किशोर अपनी अंगूठी और फल लेकर वहां से निकल गया। खेवैया नाव में बैठकर वहां से निकल गया। पहाड़ी और बर्फीली रास्ते से होते हुए वह महल की ओर आता है। महल में पहुंचते ही राजा और रानियां बहुत प्रसन्न हुए। राजा किशोर का सत्कार करते हैं और उन्हें आदर पूर्वक आसन पर बिठाते हैं। ये फल जो देवताओं की भूमि से लाया गया है, आपकी रानियों को दिया जाए तो हर रानी के गर्भ से एक संतान का जन्म होगा। लेकिन ध्यान रहे महाराज। राजा व्याकुल होकर किशोर से पूछते हैं, ध्यान देने की बात क्या है भले आदमी? इस फल का बंटवारा बहुत सावधानी से करना होगा। यदि किसी रानी को अधिक या कम फल मिले तो संतान के साथ कुछ असामान्य घटनाएं घट सकती हैं। राजा फल लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन किशोर रहस्यमय मुस्कान के साथ राजा को देखता रहता है। यह फल राजा के वंश का वरदान बनेगा या उनके जीवन का सबसे बड़ा श्राप, यह तो समय ही बताएगा। महल के हर कोने में उत्सुकता और उम्मीद का माहौल था। साधु द्वारा दिया गया फल जो 7 रानियों के जीवन में खुशियां लाने वाला था, अब उनके हाथों में था। लेकिन छोटी रानी, जो अक्सर महल के शोरगुल से दूर अपनी सादगी में मग्न रहती थी, रसोई में अपने काम में व्यस्त थी। किसी ने उसे यह बताने की जहमत नहीं उठाई कि फल का बंटवारा शुरू हो चुका है। जैसा उस भले आदमी ने कहा था, इस फल का बराबर बंटवारा होना चाहिए। हर रानी को इस फल का एक समान भाग मिलेगा। यह फल हमारी उम्मीदों का प्रतीक है। राजा फलों को बराबर बराबर काटते हैं और हर रानी को एक टुकड़ा थमाते हैं। 6 रानियां अपने अपने हिस्से का फल लेती हैं और खाने लगती हैं। महाराज, छोटी रानी कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? राजा थोड़ी असमंजस में दिखते हैं। शायद वह रसोई में होगी। वह अक्सर अपने कामों में खोई रहती है। कोई उन्हें बुला कर लाओ। महल का सेवक रसोई की ओर दौड़ता है। छोटी रानी अपने साधारण कपड़ों में चूल्हे पर साग बनाते हुए गुनगुना रही है। सेवक हाँफते हुए पहुंचता है। रानी साहिबा, आप यहाँ हैं? दरबार में राजा और बाकी रानियां आपका इंतजार कर रही हैं। फल का बंटवारा हो चुका है, जल्दी चलिए। फल का बंटवारा? लेकिन मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। छोटी रानी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करती है और दरबार की ओर भागती है। लेकिन जब तक वह पहुंचती है, सभी रानियां फल खा चुकी होती हैं। छोटी रानी, तुम्हें देर हो गई। खैर, यहाँ तुम्हारे लिए फल का हिस्सा बचा है। राजा बचा हुआ फल छोटी रानी की ओर बढ़ाते हैं, लेकिन तभी महल की बिल्ली वहां कूदती है और फल का एक टुकड़ा
अपने मुंह में ले लेती है। छोटी रानी चौंक जाती है। अरे ये बिल्ली तो सारे फल खा गई, अब मैं क्या करूं? बाकी रानियां आपस में मुस्कुराती हैं, कुछ थोड़ी हंसी उड़ाने वाले अंदाज में। छोटी बहन, यह बिल्ली तो तुम्हारे हिस्से का फल झूठा कर गई, लेकिन तुम्हें इसे खाना ही होगा, क्योंकि उस भले आदमी ने कहा था हर रानी को यह फल खाना जरूरी है। छोटी रानी थोड़ी झिझकते हुए बचा हुआ फल उठा लेती है। वह बिल्ली द्वारा झूठा किए हुए फल को देखकर थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन अपने मन की सरलता और राजा के आदेश का पालन करते हुए वह फल खा लेती है। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह मामूली घटना उसके जीवन में क्या बदलाव लाने वाली है। किशोर ने जो चेतावनी दी थी, उसकी पहली झलक अब दिखने वाली थी। कुछ दिनों बाद महल में रानियों की सेहत में बदलाव दिखने लगता है। हर रानी अलग अलग अनुभव करने लगती है। छोटी रानी को भी कुछ असामान्य महसूस होता है। ये कैसा अजीब अनुभव है? मेरे सपनों में अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। क्या ये फल खाने का असर है? बाकी रानियां खुश हैं, क्योंकि उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि वे गर्भवती हैं। महल में उत्सव का माहौल है, लेकिन छोटी रानी के गर्भ में कुछ असामान्य घटित हो रहा है। हम सबको फल का असर महसूस हो रहा है। यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन छोटी रानी कुछ अजीब लग रही है। वह हमेशा खामोश रहती है। पूछना चाहिए, क्या बात है? छोटी रानी रात में अकेली लेटी हुई है। उसे एक स्वप्न आता है, जिसमें वह एक विचित्र आकृति देखती है। एक आवाज गूंजती है, जो फल तुमने खाया है वह साधारण नहीं था। वह बिल्ली का झूठा हिस्सा तुम्हारे गर्भ में एक अनोखी सृष्टि का जन्म देगा। तैयार रहो छोटी रानी, तुम्हारी परीक्षा भी शुरू हुई है। छोटी रानी घबराकर जाग जाती है। वह पसीने में लथपथ है और समझ नहीं पाती कि यह सपना था या कोई सच्चाई। उसने जो सपना देखा उसे वह भूल नहीं पा रही थी। ये सपना उसे पूरा झकझोर दिया था। महल में किशोर का दिया फल हर रानी के जीवन में अलग अलग प्रभाव डाल रहा था, लेकिन छोटी रानी का अनुभव सबसे अलग था। वह अनजाने में एक ऐसे रहस्य से जुड़ चुकी थी जो पूरे राज्य को अचंभित करने वाला था। महल में धीरे धीरे महीनों का समय बीतता है। सभी रानियां अपने गर्भ को लेकर खुश हैं, लेकिन छोटी रानी अकेली और परेशान महसूस करती है। छोटी रानी, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? बाकी रानियां कितनी खुश हैं। तुम्हें भी खुश होना चाहिए। इस हालात में तुम्हारा ऐसा होना ठीक नहीं लगता। महाराज, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे सपने मुझे डराते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कुछ समस्या है। राजा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद भी मन ही मन चिंतित हो जाते हैं। दूसरी ओर किशोर ने जो राजा वीरेंद्र को चेतावनी दी थी, राजा वीरेंद्र ने उसे सुनी नहीं। वह चेतावनी अब धीरे धीरे सच होती दिख रही है। क्या छोटी रानी के गर्भ में कोई अनहोनी छुपी है? क्या बिल्ली का झूठा फल वाकई में कोई श्राप लेकर आया है, या यह छोटी रानी की सरलता और त्याग का फल है जो उसे कुछ अलग ही रूप में मिलने वाला है? इन सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे। किशोर के दिए फल ने महल की रानियों के जीवन में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। हर रानी अपने गर्भ में नन्ही जान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। माहौल में एक नई ऊर्जा थी, लेकिन छोटी रानी के लिए यह खुशी थोड़ी अलग थी। उसे अपने गर्भ में कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। रानियां एक साथ बैठी हैं और आपस में बातें कर रही हैं। यह कितना अद्भुत है कि हम सब जल्दी ही माँ बनने वाली है। यह महल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। हाँ, और सोचो, जब हमारे बच्चे साथ खेलेंगे तो महल कितना जीवंत लगेगा।
मुझे तो यह सोचकर ही खुशी होती है कि मेरा पुत्र राजगद्दी के लिए तैयार हो गया। पूरे राज्य में मेरे बेटे की बहादुरी के गाने गाए जाएंगे। सभी रानियां हंसने लगती हैं। छोटी रानी दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही है, लेकिन वह बातचीत में शामिल नहीं हो पाती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता झलकती है। अरे छोटी बहन, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम्हें माँ बनने की खुशी नहीं हो रही है? मुझे खुशी है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मेरे गर्भ में। अरे तुम्हें हमेशा ही चिंता करने की आदत है। उस पहले आदमी का फल सबके लिए वरदान था, तुम्हारे लिए भी होगा। शायद तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि बिल्ली ने तुम्हारा फल चख लिया। समझ जाओ, कहीं तुम्हारा बेटा भी बिल्ली जैसी आदतें न अपना ले। सभी रानियां जोर से हंस पड़ती हैं। छोटी रानी थोड़ा असहज महसूस करती है और वहां से उठकर अपने कक्ष की ओर चली जाती है। महल की बाकी रानियां छोटी रानी की चिंताओं को मजाक में उड़ा रही थीं, लेकिन छोटी रानी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह हर रात अजीब सपने देखती और अपने गर्भ में पल रहे जीव के बारे में सोचकर चिंतित रहती। कुछ समय बीतता है। सभी रानियों ने स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। महल में उत्सव का माहौल है। राजा वीरेंद्र बेहद खुश हैं, लेकिन छोटी रानी को जन्म हुआ नेवले का। महल के दरबार में सभी रानियां अपने पुत्रों के साथ हैं। राजा वीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं। छोटी रानी दूर एक कोने में खड़ी है और उसके पास वह नेवला है जो इधर उधर खेल रहा है। हमारे परिवार में इतने सुंदर और बहादुर पुत्रों का आगमन हुआ है। यह हमारे राज के लिए बहुत शुभ संकेत है। हाँ महाराज, हमारे पुत्र राज्य के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। लेकिन महाराज, छोटी रानी, उसे तो नेवला हुआ है। ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, और नेवला भी कोई साधारण नहीं है। देखो कैसे इधर उधर दौड़ रहा है। क्या यह वंश को आगे बढ़ाएगा? सभी रानियां हंसने लगती हैं। छोटी रानी का चेहरा शर्म और दुहक से झुक जाता है। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। नेवले के जन्म ने छोटी रानी को महल में मजाक का पात्र बना दिया था। बाकी रानियां उसे ताने मारती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन छोटी रानी नेवले को अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी। उसे यकीन था कि यह नेवला साधारण नहीं है। एक रात छोटी रानी अपने कक्ष में नेवले को गोद में लेकर बैठी है। नेवला उसकी ओर देखता है और उसकी आंखों में कुछ चमकता है। तुम मेरे लिए किसी इंसानी पुत्र से कम नहीं हो। भले ही महल वाले तुम्हें स्वीकार ना करें, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। नेवला उसकी गोद में सुकून से सो जाता है। दूसरी ओर महल की बाकी रानियां एकत्रित होकर छोटी रानी की चर्चा कर रही हैं। अब छोटी रानी का क्या होगा? नेवले के साथ वह अपना जीवन कैसे बिताएंगी? शायद उसे नेवला ही अपनी गोद में खिलाना पसंद है। लेकिन तुमने देखा, वो नेवला कोई आम जानवर नहीं लगता। उसके आंखों की चमक कुछ अलग सी है। वह एक जानवर है। ये सब छोटी रानी की कल्पनाएं हैं। सभी रानियां ठहाके लगाती हैं। दूसरी ओर छोटी रानी अपने नेवले के साथ एक अलग ही दुनिया में खुश रहती है। नेवले का जन्म छोटी रानी के जीवन में एक नई चुनौती लेकर आया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही नेवला भविष्य में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। महल के बगीचे में सभी रानियां अपने अपने पुत्रों के साथ समय बिता रही हैं। छोटे राजकुमार, जो अब किशोर हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। दूसरी ओर नेवला थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ उन्हें देख रहा है। समय बीत चुका था। राजा वीरेंद्र के 6 पुत्र अब बड़े हो गए थे। वे बलशाली और चतुर थे, लेकिन छोटी रानी का नेवला, जिसे वह अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी, हमेशा उनसे अलग थलग रहता था। रानियों और उनके पुत्रों ने कभी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। एक दिन 6 राजकुमारों के नामकरण के साथ उनकी विशेषताओं का परिचय दिया जाता है।
राजकुमार अर्जुन बुद्धिमान और तेज तर्रार, राजकुमार वीरभद्र साहसी और योद्धा, राजकुमार यशवर्धन शांत और दयालु, राजकुमार भास्कर गुस्सैल लेकिन निष्ठावान, राजकुमार सूरज प्रताप विनम्र और मददगार, राजकुमार धर्मेंद्र मजाकिया और खुशमिजाज। एक दिन छहों राजकुमार महल के बाहर शिकार पर जा रहे थे। नेवला चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता है। यह नेवला हमेशा हमारे पीछे क्यों आता है? हमें इससे कोई दोस्ती नहीं रखनी। सच कहा अर्जुन, ये कोई इंसान थोड़ी है, ये तो माँ के कारण हमें झेलना पड़ रहा है। हाँ, और देखो ये कैसी अपनी छोटी छोटी टांगों से हमारे पीछे दौड़ता रहता है। सभी राजकुमार ठहाका लगाते हैं और नेवले को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नेवला उनकी बातों से आहत होता है, लेकिन फिर भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहता है। नेवले के प्रति राजकुमारों का व्यवहार कभी भी मित्रतापूर्ण नहीं रहा, लेकिन नेवला छोटी रानी की शिक्षा के अनुरूप हमेशा अपने कर्तव्य पर डटा रहता था। छहों राजकुमार एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। अचानक एक भयंकर तेंदुआ उन पर हमला करता है। भाइयों, संभल कर, ये तेंदुआ बहुत खतरनाक है। डरो मत, हम सब मिलकर इसे हरा सकते हैं। राजकुमार लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेंदुआ बहुत शक्तिशाली है। तभी नेवला अचानक झाड़ी से बाहर आता है और अपनी फुर्ती से तेंदुए पर हमला करता है। उसकी चपलता और ताकत देखकर तेंदुआ डरकर भाग जाता है। कैसे संभव है? ये नेवला, शायद ये नेवला हमारे लिए कोई देवदूत बनकर आया है। नेवला बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। राजकुमार आपस में बातचीत करते हैं। शायद हमने इसे हमेशा गलत समझा। लेकिन ये कैसे पता चला कि हमें मदद की जरूरत थी? यह पहली बार नहीं था जब नेवले ने राजकुमारों की जान बचाई थी, लेकिन राजकुमारों ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद छहों राजकुमार फिर से जंगल में घूमने जाते हैं। इस बार वे रास्ता भटक जाते हैं और एक दलदल में फंस जाते हैं। हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा, ये दलदल हमें खींच रहा है। कोई तरीका नहीं बचा। क्या यह हमारा अंत है? काश वो नेवला यहाँ होता, वो हमें फिर से बचा लेता। अचानक झाड़ियों से नेवले की आवाज आती है। बाटी भैया बाटी, थोड़े पीछे ही बाटी। नेवला फुर्ती से वहां पहुंचता है और अपनी तेज चालाकी से एक मजबूत बेल लेकर आता है, जिससे राजकुमार खुद को दलदल से बाहर खींच पाते हैं। हमने इसे हमेशा मजाक में लिया, लेकिन ये हर बार हमारी जान बचाता है। हमें इसे सिर्फ नेवला नहीं, अपना भाई समझना चाहिए। नेवला मुस्कुराता है और चुपचाप जंगल की ओर लौट जाता है। वे सभी राजकुमार नेवले के प्रति स्नेह करने लगे थे। राजकुमारों को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि नेवला केवल उनकी मां का प्रिय नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा रक्षक था। राजकुमारों की जान बचाने के बाद नेवले का स्थान उनके दिलों में बदलने लगा था। वह अब उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक मित्र और रक्षक बन गया था। लेकिन नेवला खुद को अभी भी दूरी पर रखता था, जैसे वह उनके बीच पूरी तरह घुलने मिलने से डरता हो। एक दिन महल के प्रांगण में राजकुमार एक दूसरे के साथ तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं। नेवले भाई, तुम्हारी फुर्ती और निशाना तो हमसे भी बेहतर है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ अभ्यास करो। नेवला पास ही बैठा हुआ उन्हें देख रहा है। नेवला थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर पास आकर राजकुमारों के खेल में शामिल हो जाता है। उसकी तेजी और चपलता देखकर सभी चकित हो जाते हैं। अगर कोई प्रतियोगिता हो तो हमारा नेवला भाई ही पहला इनाम जीतेगा। सच में ऐसा लगता है कि ये कोई नेवला नहीं, बल्कि एक योद्धा की आत्मा हो। सभी राजकुमार और नेवला अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वे साथ में शिकार पर जाते हैं, खेलते हैं
और अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक दिन राजकुमारों ने जंगल में गहरी यात्रा का निर्णय लिया। उनके साथ नेवला भी था, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा खतरा मिलने वाला था जो उनकी परीक्षा लेने वाला था। छहों राजकुमार और नेवला जंगल के बीच एक प्राचीन खंडहर में प्रवेश करते हैं। वहां का वातावरण रहस्यमय और भयावह है। ये जगह अजीब लग रही है, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना चाहिए। भाई, डरने की जरूरत नहीं है, हम योद्धा हैं और नेवला भाई भी हमारे साथ है। अचानक खंडहर के भीतर से जमीन कांपने लगती है और एक विशाल अजगर उनकी ओर बढ़ता है। तैयार हो जाओ, ये हमारी परीक्षा का समय है। अब तक हमने जो अभ्यास किया है ये उसे दिखाने का सही समय है। राजकुमार अजगर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत ताकतवर है। तभी नेवला अपनी चपलता से अजगर पर हमला करता है, उसकी आंखों पर वार करता है और उसे अंधा कर देता है। यह देख राजकुमार एक साथ मिलकर अजगर को हराते हैं। नेवले भाई, आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बची है। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं होता। नेवला मुस्कुराता है और सब वहां से सुरक्षित बाहर निकलते हैं। जंगल की इस घटना के बाद राजकुमारों और नेवले का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब नेवला उनके हर काम में साथ रहता और राजकुमार उसे भाई की तरह मानने लगे थे। लेकिन महल की रानियां अभी भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थीं। महल में एक दिन सभी रानियां अपने पुत्रों के साथ बात कर रही हैं। नेवला पास ही बैठा है। यह नेवला हमारे पुत्रों के साथ क्यों घूमता है? यह सिर्फ एक जानवर है, इसे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? माँ, ये नेवला हमारी जान बचा चुका है। ये हमारी तरह ही इस महल का हिस्सा है। कृपया इसे इस तरह ना कहे। रानियां चुप हो जाती हैं, लेकिन नेवले के प्रति उनका रवैया अभी भी कठोर रहता है।